हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना डिस्कशन सेल साइकिल और सेल डिवीजन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से। और इस वीडियो में हम बात करेंगे माइटोसिस की। अभी तक हम जो वीडियोस कर चुके हैं उसमें हमने कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में सीखा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर जो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हमने एक्सप्लेन की है उसे हम बार बार यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। और अगर आप कंफर्टेबल हैं देन ऑब्वियसली यू कैन कंटिन्यू वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। एक और वीडियो हमने किया जिसमें सेल साइकिल के बारे में बात की, उसकी क्या क्या फेजेस होती हैं उसके बारे में हमने बात की। और हमने ये कहा कि जो माइटोटिक फेज होती है उसमें सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होता है। और कैरियोकाइनेसिस का मतलब कि न्यूक्लियस डिवाइड करता है। याद रखिए, हम यूकैरियोटिक सेल की यहाँ पर बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक की बात नहीं कर रहे हैं। सो यूकैरियोटिक सेल में डीएनए रेप्लिकेशन के बाद में पहले कैरियोकाइनेसिस या न्यूक्लियर डिवीजन होगा। न्यूक्लियस डिवाइड करेगा इनटू 2 डॉटर न्यूक्लियाई और इस प्रोसेस को आप माइटोसिस कहते हैं। सो ये जो शब्द है माइटोसिस, आपको समझ में आ गया कि ये बेसिकली माइटोटिक फेज की पहली फेज है जिसमें एक न्यूक्लियस डिवाइड करके 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनाएगा। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। ये जो डिवीजन है जिसे आप जनरली माइटोसिस शब्द से जानते हैं, ये जो डिवीजन है ये बॉडी के ऑलमोस्ट ऑल सेल्स में देखने को मिलता है। सो अगर आप ह्यूमन बॉडी की बात करें तो करीब करीब हर एक सेल में आपको माइटोटिक सेल डिवीजन देखने को मिलेगा। अब इधर देखिए, बड़े ध्यान से समझिए कि जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो जो गैमेट मदर सेल्स हैं उनमें एक बड़ा स्पेशल टाइप का डिवीजन होता है जिसे हम कहते हैं मियोसिस, और वो हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन हम यहाँ पर एक जनरल तरह के माइटोटिक सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं विच इज एक्चुअली वेरी वेरी कॉमन टाइप ऑफ सेल डिवीजन। अब एक ओवरव्यू लेते हैं कि इसमें होता क्या है, माइटोटिक सेल डिवीजन में होता क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मेरे पास एक सेल है। सो एक हाइपोथेटिकल सेल लेते हैं, यूकैरियोटिक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है और हम ये कह रहे हैं कि इसमें 2n इज इक्वल टू 4 और 2c इज इक्वल टू 4। पहला वीडियो जरूर देख लीजिए जो जनरल टर्म वाला था, अगर यहां से कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो। सो 2n का मतलब है, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि डिप्लॉयड है, इसमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है और टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज डिप्लॉयड सोमैटिक सेल में 4 है। ये मतलब आपको समझ में आ गया। 2c डीएनए कंटेंट है, हर एक क्रोमोसोम पर एक एक डीएनए का मॉलिक्यूल है। क्योंकि 4 क्रोमोसोम है तो 4 हमने ये कहा कि डीएनए के मॉलिक्यूल्स है, 2c2n। सो हालांकि इस टाइम पर जरूरी नहीं है कि आपको क्रोमोसोम बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि हमें समझ में आए, हम एक कंडेंस्ड क्रोमैटिन क्रोमोसोम की फॉर्म में दिखा रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि आप ऐसा मानिए कि ये वो 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूं। सो क्रोमोसोम नंबर 1 एक मैटरनल पैटर्नल, क्रोमोसोम नंबर 2 एक मैटरनल और एक पैटर्नल, और हमने ये कहा कि इनके ऊपर एक एक डीएनए मॉलिक्यूल। ये वो कंडीशन है। जब ये सेल डिवाइड करने के लिए डिसाइड करेगा तो हमने पहले भी देखा कि इट हैज टू रेप्लिकेट इट्स डीएनए। दिस सेल विल एंटर इनटू द एस फेज, और एस फेज के एंड तक आते आते, सो अब जो मैं बात कर रहा हूं वो एस फेज के एंड तक आते आते की बात कर रहा हूं। सो दैट मींस दिस इज द एंड ऑफ द एस फेज। इसने अपना डीएनए रेप्लिकेशन खत्म कर लिया होगा और अब हम ये जानते हैं कि हर एक क्रोमोसोम की 2 आर्म्स होंगी उस रेप्लिकेटेड डीएनए की कॉपीज को प्लेस करने के लिए। सो हमने ये कहा कि हर एक क्रोमोसोम की अब 2 आर्म्स हैं। आप जानते हैं व्हाट आर सिस्टर क्रोमैटिड्स, व्हाट आर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। और हमने ये कहा कि बाय द एंड ऑफ द एस फेज, ध्यान दीजिए, इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो अभी भी 2n इज इक्वल टू 4 है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, पहले वीडियो में मैंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है। कोई दिक्कत आ रही है तो आप जरूर देखिए। और हमने ये कहा कि जो डीएनए कंटेंट है वो 4c इज इक्वल टू 8 हो गया है। फिर मैं यहां पर आपसे ये कह रहा हूं कि दिस इज बाय द एंड ऑफ एस फेज।
ये एंड ऑफ एस फेज की हम बात कर रहे हैं। बिगिनिंग ऑफ द एस फेज में सीधा ही ये कॉम्प्लीमेंट नहीं हो जाएगा। ड्यूरिंग द एस फेज हम ये कह रहे हैं कि डीएनए कंटेंट क्या होगा, डबल होगा। और डबल होने का मतलब ये है कि बाय द एंड ऑफ द एस फेज दिस रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए विल बी टेकिंग प्लेस। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई जना आपसे कोई क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि ये बताइए कि एक सेल है वो G1 फेज में, सो ये G1 फेज है, उसमें उसका जो क्रोमोसोम नंबर है, सोमैटिक सेल है, डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर 4 है। अब ये बताइए कि क्या कंटेंट होगा, क्या क्रोमोसोम नंबर होगा बाय द एंड ऑफ द एस फेज। सो हम ये जानते हैं कि ये नंबर अभी भी कितना रहेगा, 4 रहेगा। डीएनए कंटेंट दिया हुआ है कि G1 फेज में इतना पिकोग्राम है, बाय द एंड ऑफ द एस फेज कितना पिकोग्राम होगा, तो आप कंटेंट को क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप, मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सो देखिए, अब ये सेल G1 से निकल के एस फेज में आ गया, उसके बाद में ये G2 फेज में जाएगा और उसके बाद में इसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा। सो जब न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो लेट अस से कि इसके बाद एक G2 फेज आ गई। G2 फेज में करीब करीब सेम चीज कंटिन्यू करेगी, थोड़ा बहुत जो चेंज आएगा हम आगे देखेंगे, लेकिन यहां पर हम ओवरव्यू ले रहे हैं कि माइटोसिस में क्या होता है। G2 में करीब करीब कुछ इसी तरह की चीज होगी और उसके बाद में जब माइटोसिस होगा तो एक्चुअली देयर वुड बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट। ये न्यूक्लियर एनवलप ब्रेकडाउन हो जाएगा और ये जो चारों क्रोमोसोम्स हैं ये एक इक्वेटोरियल प्लेट पे आएंगे। मैं स्पिंडल वगैरह की बात में करूंगा। अभी जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि मैं केवल ये देखने की कोशिश कर रहा हूं कि माइटोसिस में होता क्या है। और यहां पर जो सेंट्रियोल्स होंगे, उनसे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे वो आकर के अटैच होंगे। इसके बाद में सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होंगे और होगा ये कि अल्टीमेटली बाद में जब ये माइग्रेट होंगे क्रोमोसोम अपोजिट पोल के ऊपर, तो हर एक क्रोमोसोम का एक सिस्टर क्रोमैटिड अपोजिट पोल पे पहुंचेगा। सो ये क्रोमोसोम नंबर 1 अगर मैटरनल है तो इसका एक क्रोमैटिड इधर, इसका एक दूसरा क्रोमैटिड इधर, क्योंकि स्प्लिट हुआ है सेंट्रोमियर। सेम यहां पर होगा। दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर नाउ। और इसी तरह से हमने ये कहा कि क्रोमोसोम नंबर 2 के साथ भी होगा। एक एक क्रोमैटिड अलग अलग पोल्स पे आ जाएगा और इनके चारों तरफ रीऑर्गेनाइज हो जाएंगे न्यूक्लियर एनवलप। नाउ दिस इज समथिंग वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन माइटोसिस। अगर अब आप इस न्यूक्लियस को देखें तो ये न्यूक्लियस एक्चुअली 2N2C है और इस न्यूक्लियस को भी देखिए तो ये 2N2C है। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ और इसके साइटोकाइनेसिस के बाद में 2 डॉटर सेल बने, तो ये दोनों डॉटर सेल्स का जो जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट है वो 2N2C होगा। सो ये है बेसिक चीज जो माइटोसिस में होती है। क्या कि एक 2N2C सेल डिवाइड करके 2 डॉटर सेल बनाता है। दोनों के दोनों 2N2C हैं। दोनों के दोनों ना केवल जेनेटिकली आइडेंटिकल एक दूसरे के जैसे हैं, बल्कि पेरेंट सेल से भी जेनेटिकली आइडेंटिकल है। इसीलिए कई बारी इस तरह की डिवीजन को इक्वेशनल डिवीजन भी कहा जाता है। सो मतलब क्या है कि 2N2C कॉम्प्लीमेंट और डॉटर सेल कितने बने एट द एंड ऑफ द माइटोटिक सेल डिवीजन, 2, और दोनों क्या है 2N2C है। सो एक 2N2C, 2 2N2C सेल्स कैसे बनाएगा, बीच में उसको डीएनए को क्या करना है, रेप्लिकेट करना है। काम की बात यह है कि जब तक ये सेंट्रोमियर जुड़े हुए हैं दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स, दे आर अ सिंगल क्रोमोसोम। यहां पर क्रोमोसोम नंबर नहीं बढ़ा है, डीएनए कंटेंट जरूर बढ़ गया है। और उसके बाद में जब ये स्प्लिट हो जाता है सेंट्रोमियर और सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, देन दे बिहेव एज इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स। दैट इज द रीजन व्हाई कि ये इक्वेशनल डिवीजन हो पाती है। और हमने ये कहा कि ये जो दोनों डॉटर सेल्स हैं ये आपस में भी बिल्कुल जेनेटिकली आइडेंटिकल हैं और जो पेरेंट सेल है उसके जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट के भी क्या हैं, आइडेंटिकल हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जो पर्टिकुलर जो आपके सामने डायग्राम है ये आपको बेसिक कंसेप्ट बता रहा है कि माइटोसिस में एक्चुअली होता क्या है। आई होप दिस थिंग इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। अब देखिए,
इतना समझने के बाद में एक और चीज मेरे को याद आ रही है, मैं आपको यहां बता देता हूं। मान लीजिए हमने ये कहा कि सेल साइकिल में या तो सेल माइटोटिक फेज में है या इंटरफेज में है। हमने ये कहा था कि इसके बाद पोस्ट माइटोटिक गैप फेज आती है जिसे G1 कहते हैं, एक सिंथेसिस फेज आती है जिसे S फेज कहते हैं, प्री माइटोटिक गैप फेज आती है जिसे G2 फेज कहते हैं। जो सेल जल्दी जल्दी डिवाइड होते हैं, जो सेल जल्दी जल्दी डिवाइड होते हैं, उनकी जो G1 फेज है वो छोटी होती है, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन सब में आइडेंटिकल अमाउंट ऑफ डीएनए है। डीएनए रेप्लिकेशन सेम एंजाइम ने करना है जिसका रेट ऑफ रेप्लिकेशन हर एक सेल में सेम मिलेगा। इसका मतलब जो डीएनए रेप्लिकेशन में टाइम लगना है, जो G2 फेज में टाइम लगना है, और जो ऑलरेडी रेप्लिकेटेड कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करने में टाइम लगना है, वो बराबर है। सो कोई भी बॉडी के आप दो सेल ले लीजिए, उनमें S G2 और जो M फेज है, इनकी ड्यूरेशन बिल्कुल करीब करीब एक जितनी मिलेगी। डिफरेंस किस में आएगा? G1 फेज में आएगा। जो धीरे धीरे डिवाइड करते हैं जैसे कि मसल सेल, उनकी G1 फेज काफी क्या होगी? लंबी होगी। जो जल्दी जल्दी डिवाइड करते हैं जैसे एपिथेलियल सेल्स, उनकी G1 फेज क्या होगी? शॉर्टेंड होगी। हम जानते हैं कुछ सेल्स टेम्परेरीली या परमानेंटली अपने आप को सेल साइकिल से विड्रॉ कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं सेल साइकिल से, सस्पेंड कर सकते हैं सेल साइकिल के इवेंट्स को, और उनमें से कुछ अगर जरूरत पड़ेगी तो वापस सेल साइकिल में आकर के सेल डिवीजन को कंटिन्यू करते हैं। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। सो हम जिस सेल की बात कर रहे हैं, जिस सेल की मदद से आपको माइटोसिस पढ़ा रहे हैं, उसमें हम ये कह रहे हैं कि 4 क्रोमोसोम है। 4 क्रोमोसोम का मतलब हो गया कि 2 पेयर हैं और 2 सेट्स हैं, डिप्लॉयड है, 2N और 2C है, और ये G1 फेज पे है। G1 फेज पे आपको हालांकि क्रोमैटिन बहुत अनकॉइल्ड दिखाई देता है, लेकिन मैं यहां पर जो फंक्शनल डायग्राम बनाऊंगा उसमें, ताकि हमें क्रोमोसोम समझ में आए, उसको थोड़ा कंडेंस दिखाऊंगा। लेकिन प्लीज ट्राई टू रिमेंबर कि ये जो क्रोमोसोम है, ये डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर की तरह एक्चुअली एट द बिगिनिंग ऑफ द सेल डिवीजन ही प्रॉपरली दिखाई देने शुरू होते हैं, क्योंकि उस टाइम पर क्रोमैटिन क्या होता है? कंडेंस। इसकी वजह भी हम पहले वीडियो में जरूर देख चुके हैं कि ऐसा क्यों है कि ये क्रोमैटिन काफी कंडेंस हो जाता है और डिस्टिंक्ट बॉडीज के तौर पे, जिन्हें क्रोमोसोम कहते हैं, दिखाई देता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। आई होप दिस थिंग इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। अब देखिए, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, ये जो माइटोसिस है, ये जो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस है, जिस इस पर्टिकुलर सेल डिवीजन की हम बात कर रहे हैं, इसको फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस 4 फेजेस में आप डिवाइड करते हैं। सो इसको आपने जो 4 फेजेस कहा, पहला कहा प्रोफेस, और इसके बाद आती है मेटाफेस, और उसके बाद एनाफेस, और उसके बाद टीलोफेस। फिर देखिए, मैं यहां साइटोकाइनेसिस नहीं लिख रहा हूं, मैं कैरियोकाइनेसिस की बात कर रहा हूं। मैं आपको अभी न्यूक्लियर डिवीजन बता रहा हूं, और माइटोसिस में हमने फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस इसको 4 फेजेस में हमने कहा कि क्लासिफाई कर सकते हैं पढ़ने के लिए, ताकि हमें थोड़ा सा पढ़ने में आसानी हो। प्रोफेस बड़ी इंपॉर्टेंट फेज है, इसको हम फर्दर सब डिवाइड करेंगे अर्ली प्रोफेस में और लेट प्रोफेस में। सो अर्ली और लेट प्रोफेस में हम इसको सब डिवाइड करेंगे। दिस इज समथिंग दैट एनसीईआरटी इज सटली फॉलोइंग, लेकिन कई किताबें इस लेट प्रोफेस को हो सकता है प्रो मेटाफेस के तौर पे पढ़ा रही हूं आपको। सो प्रो मेटाफेस इस तरह की टेक्स्ट बुक में, जैसे कैम्बल बायोलॉजी प्रो मेटाफेस की बात करती है, एनसीईआरटी की इक्विवेलेंट आप समझ लीजिए लेट प्रोफेस के फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। सो वी आर फॉलोइंग एनसीईआरटी एंड वी आर सेइंग कि हम प्रोफेस को अर्ली और लेट प्रोफेस में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। आई होप दिस थिंग इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। अगेन व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये जो है, ये सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए है। एक और वीडियो में मैंने डिस्कस किया था अबाउट द माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। मैंने डिस्कस किया था सेंट्रियोल। मैंने आपको एक टर्म बताई जिसका नाम था डिप्लोजोम, और हमने कहा था कि सेंट्रोजोम किसे कहते हैं, हमें समझ में आ गया किस तरह से माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइज करता है। बार बार मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर इन टर्म्स में कोई प्रॉब्लम है तो वो पहला वीडियो जरूर देख लीजिए।
अब देखिए ये जो सेंट्रियोल है ये भी अपने आप को रेप्लिकेट कर चुका है। इसका मतलब जब मैं सेंट्रियोल की बात कर रहा हूं तो साधारणतया मैं बात कर रहा हूं एनिमल सेल की, क्योंकि आपको सेंट्रियोल ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल्स में देखने को नहीं मिलेंगे। सो इसका मतलब हम डिस्क्राइब कर रहे हैं एक यूकैरियोटिक सेल की माइटोसिस और हम डिस्क्राइब कर रहे हैं एक एनिमल सेल की माइटोसिस को, तभी हम बात कर रहे हैं सेंट्रियोल की। और ये जो रेप्लिकेशन ऑफ सेंट्रियोल है ये भी किस दौरान हो चुका है, एस फेज के दौरान हो चुका है। ये चीज याद रखिए। अगेन फॉलो द इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। देयर आर सम differing views on the replication of centriole as well, but we will stick to NCERT and it happens during the S phase. I hope this thing is now absolutely clear. अब देखिए उसमें से माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में हमने बात की थी। साइटोस्केलेटन के एक कंपोनेंट है, इनका डायमीटर काफी ज्यादा होता है। मैंने आपको यह बताया था कि माइक्रोट्यूब्यूल्स की मदद से बनेंगे स्पिंडल और इन क्रोमोसोम्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम में कौन इस्तेमाल होगा, ये स्पिंडल इस्तेमाल होगा। सो अगर मैं प्री माइटोटिक गैप फेज देखूं, G2 फेज देखूं तो मुझे सेल कैसा दिखाई देगा। सो एक डायग्राम मैं आपको दिखाता हूं। इस डायग्राम की मदद से हम ये देखते हैं कि G2 फेज में एक्चुअली सेल की पिक्चर कैसी होगी। अ सेल दैट इज अबाउट टू एंटर इनटू द प्रोफेस ऑफ माइटोसिस। अगेन ट्राई टू रिमेंबर 2n is equal to 4 एंड 2c is equal to 4। सो ये देखिए ये सेल G2 में है। So this is the picture that you will see in G2 and let us now see what is happening here. अब अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो ये न्यूक्लियर एनवलप है। सो आपको डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, बीच में न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है और ये क्रोमैटिन दिखाई दे रहा है। आप देख पा रहे हैं कि ये क्रोमैटिन काफी ज्यादा अनकॉइल्ड है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, बहुत ज्यादा स्टेन नहीं दे रहा, लाइट स्टेन है। ये इंटरफेस जैसा ही हमें दिखाई दे रहा है और ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव हो सकता है। हम जानते हैं कि G2 फेज में भी आरएनए और प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। हालांकि इस टाइम सेल की प्रायोरिटी उन प्रोटीन्स को बनाने में ज्यादा है जो कि आगे माइटोसिस में इस्तेमाल होने वाले हैं। इसको आप अगर बड़े ध्यान से देखें तो आपको एक ये डार्कन्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। ये जो स्ट्रक्चर आपको यहां पर मैंने हाईलाइट करके बताया, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस। सो आपको न्यूक्लियर एनवलप भी दिखाई दे रहा है क्लियरली, आपको न्यूक्लियोलस भी दिखाई दे रहा है क्लियरली, और ये क्रोमैटिन काफी लूजली कॉइल्ड पड़ा हुआ है और लाइटली स्टेन्ड है। काफी इसमें से यू क्रोमैटिन होगा। मुझे उम्मीद है ये शब्द आपको अब परेशान नहीं कर रहे होंगे। सो न्यूक्लियस को देखने के बाद में साइटोप्लाज्म को देखिए। साइटोप्लाज्म में आप ये देखिए सेंट्रोसोम जिसमें एक पेयर सेंट्रियोल का होता है वो ऑलरेडी रेप्लिकेट कर चुके हैं। सो आप देख रहे हैं दैट दीज सेंट्रियोल्स हैव एक्चुअली रेप्लिकेटेड। सो एक पेयर ये रहा और एक पेयर ये रहा, लेट अस मार्क देम। एक पेयर ये है और एक पेयर ये है, ये अपने आप को ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, रेप्लिकेट कर चुके हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो इसके चारों तरफ जो हेलो जैसा आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। और इसमें से जो छोटे छोटे ये जो दिख रहे हैं इनको अप्रोप्रिएटली एस्टर कहा जाता है। और ये एस्टर आपको अब दिखना शुरू हो गया है। बिल्कुल जिस टाइम पे सेल तैयार है सेल को डिवाइड करने के, तब आपको ये एस्टर दिखाई देने पड़ते हैं। यहीं पर अब माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइज होंगे, इसीलिए इस जगह को कई बारी MTOC या माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर भी कहा जाता है। सो उम्मीद है कि आपको G2 फेज बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही होगी और थोड़ा सा इसके ऊपर कंसंट्रेट कीजिए, थोड़ा सा मेंटल पिक्चर बनाइए G2 फेज की, एंड देन वी विल सी व्हाट हैपेंस व्हेन द सेल एक्चुअली एंटर्स इनटू द माइटोसिस। प्लीज ट्राई टू रिमेंबर द फर्स्ट फेज ऑफ माइटोसिस वुड बी कॉल्ड एज प्रोफेज। एक और बात याद रखिए कि प्रोफेज को हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए अर्ली और लेट प्रोफेज में डिवाइड किया है। अब देखिए जब ये सेल प्रोफेस में जाएगा तो मकसद ये है कि ये डीएनए को तो रेप्लिकेट कर ही चुका है, जो भी चीजें इसने डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो ये बना चुका है। अब तो इसे उन चीजों को डॉटर सेल में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसके लिए इस क्रोमैटिन को कंडेंस करेगा। ये
क्योंकि उसको ट्रांसक्रिप्शन अब करना नहीं, उसको कुछ बनाना नहीं कोई प्रोटीन, लेकिन इस क्रोमैटिन को ट्रांसफर करना है, इसको मूव करना है, और इस मूवमेंट में कहीं कोई नुकसान ना हो जाए, इसलिए इसको कॉम्पैक्ट करना है, इसलिए इसको कंडेंस करना है। इसीलिए प्रोफेस में आपको क्या दिखने लगेंगे, क्रोमोसोम दिखने लगेंगे। अगर आप लाइट माइक्रोस्कोप की हाई रिजोल्यूशन पे देखेंगे तो आपको क्या दिखने लगेगा, क्रोमोसोम दिखने लगेगा। मैं अर्ली प्रोफेस की बात कर रहा हूं। सो मुझे उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई कि न्यूक्लियस में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रोफेस के शुरू में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये क्रोमैटिन क्या होना शुरू हो जाए, कंडेंस होना शुरू हो जाए, और कंडेंस होने के बाद में आपको डिस्टिंक्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखना शुरू हो जाएं, जो स्टेन लेते हैं, जिन्हें हम क्रोमोसोम कहते हैं, वो चीज दिखने लग जाए। ये चीज आप एक्सपेक्ट करते हैं कहां पर, साइटोप्लाज्म में, यहां पर सॉरी न्यूक्लियस में। साइटोप्लाज्म में आप एक्सपेक्ट ये करते हैं कि ये जो रेप्लिकेटेड पेयर ऑफ सेंट्रियोल है ये अपोजिट पोल की तरफ माइग्रेट करें। कैसे करेंगे, इनके ऊपर, इनके अंदर वो माइक्रोट्यूब्यूल या जिनसे क्या बनता है, स्पिंडल, वो पॉलीमराइजेशन से बनना शुरू होंगे और ये चीज लेंथन होनी शुरू होगी, जिसकी वजह से ये जो दोनों पेयर्स हैं सेंट्रियोल के, ये अपोजिट पोल पर माइग्रेट करना शुरू करेंगे। दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट टू हैपन ड्यूरिंग द अर्ली प्रोफेस। अब जो हमने कहा कि वी एक्सपेक्ट, लेट अस लुक एट द डायग्राम अगेन। बड़े ध्यान से डायग्राम को देखिएगा कि जो मैं कह रहा हूं वो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। सो अब आप देखिए कि ये अगर आप G2 की फेज पर हम दोबारा जाते हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये कंडेंस होगा और हमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखने लगेगा, क्रोमैटिन का कंडेंसेशन होना चाहिए और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखना चाहिए। दूसरा हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहां पर वो स्पिंडल अपीयर होना शुरू हो जाए और उसकी वजह से ये जो ऑलरेडी रेप्लिकेटेड पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स हैं अपोजिट पोल पे माइग्रेट करना शुरू हो जाए। नाउ लेट अस लुक एट दिस डायग्राम। अब हम इस डायग्राम की तरफ नजर डालते हैं। दिस इज नाउ वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। कैन यू सी व्हाट हैज हैपेंड? अभी न्यूक्लियर एनवलप इंटैक्ट है। न्यूक्लियर एनवलप क्या है? इंटैक्ट है। आप देख रहे हैं अभी आपको न्यूक्लियोलस भी दिखाई दे रहा है। सो क्या आप न्यूक्लियोलस को देख पा रहे हैं? और हम ये कह रहे हैं कि ये अर्ली प्रोफेस है, लेकिन अब आपको लाइट माइक्रोस्कोप में, खास तौर पे अगर आप हाई रिजोल्यूशन के अंदर इस सेल को ऑब्जर्व करें तो आपको ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। एंड कैन यू अप्रिशिएट कि हर एक की दो आर्म्स हैं जो कि यहां पर अटैच है। इस जगह की हम बात कर चुके हैं, इस पर्टिकुलर एरिया की हम बात कर चुके हैं, इसे हम कहते हैं सेंट्रोमियर। और ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स अटैच हैं और अब ये अनटेंगलिंग होना शुरू हो गया, कंडेंसेशन होना शुरू हो गया क्रोमैटिन का, और आपको लाइट माइक्रोस्कोप में हाई रिजोल्यूशन में क्रोमोसोम दिखने लगा जिसमें दो क्या हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। और साइटोप्लाज्म में आपने ये देखा कि ये स्पिंडल अपीयर होना शुरू हो गया। दिस इज अर्ली माइटोटिक स्पिंडल, और इसके पॉलीमराइजेशन की वजह से जब इनकी लेंथ इंक्रीज हो रही है तो जो सेंट्रोसोम्स हैं विच कंटेन अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल, वो अपोजिट पोल की तरफ क्या कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है ये आपको बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, इसके बाद में व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लेट प्रोफेस में कुछ ऐसा होना चाहिए जब तक ये न्यूक्लियर एनवलप इंटैक्ट रहेगा। दिमाग लगाइए, जब तक ये न्यूक्लियर एनवलप इंटैक्ट रहेगा आप इन क्रोमोसोम को पकड़ के इन स्पिंडल की मदद से एक दूसरे से अलग कैसे करेंगे। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन स्पिंडल ने इन क्रोमोसोम्स को सेपरेट करना है एक दूसरे से तो उन्हें अटैच होना पड़ेगा क्रोमोसोम के ऊपर, और अगर उन्हें अटैच होना पड़ेगा तो बीच में जो ये बैरियर है न्यूक्लियर एनवलप, इसका कुछ होना चाहिए। सो जिस माइटोसिस की हम बात कर रहे हैं, जो एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है, मैं एनिमल सेल्स की यहां पर बात कर रहा हूं, इनमें आपको देखने को मिलता है ओपन माइटोसिस। और ओपन माइटोसिस में जो लेट प्रोफेस में मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये न्यूक्लियर एनवलप ब्रेक डाउन हो जाए, ये न्यूक्लियर एनवलप टूट जाए। न्यूक्लियर एनवलप टूटने से होगा ये कि ये जो कंडेंस हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं, अभी भी कंडेंसेशन कंप्लीट नहीं हुई है। क्रोमैटिन, दिस विल बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक के बाद एक नहीं है। द थिंग्स आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली। और ये जो क्रोमैटिन और ज्यादा क्या होता जा रहा है, कंडेंस होता जा रहा है, वो पूरी तरह से साइटोप्लाज्म में ही लाई करे। दिस इज व्हाट आई वांट। मैं चाहता हूं कि ये जो न्यूक्लियर एनवलप है ये टूट जाए। मैं चाह रहा हूं कि ये न्यूक्लियोलस जो है वो डिसअपीयर हो जाए,
मैं ये चाह रहा हूं कि ये कंडेंसिंग क्रोमैटिन जो अब क्रोमोसोम मुझे दिखाई दे रहे हैं ये साइटोप्लाज्म में जाकर के सिचुएटेड हो जाएं, और मैं ये चाहता हूं कि ये जो सेंट्रोसोम है ये अपोजिट पोल पे पहुंच जाएं, और मैं ये चाहता हूं कि स्पिंडल कहीं ना कहीं पर इन क्रोमोसोम्स को अटैच करना शुरू हो जाएं। और क्योंकि जब मैं सेल की बात कर रहा हूं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक बहुत बड़ा रेटिकुलम या नेटवर्क होता है, गोल्गी भी सैक लाइक स्ट्रक्चर आप जानते हैं, वो फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो इंपेडिमेंट कॉज कर सकते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि लेट प्रोफेस में जब मैं लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर अपने सेल को देखूं तो मुझे एंडोप्लाज्मिक और रेटिकुलम और गोल्गी एपरेटस ना दिखाई दे, न्यूक्लियोलस ना दिखाई दे, और स्टेज सेट हो जाए किसी तरह से इन पूरे के पूरे क्रोमोसोम्स को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए। सो आप देख रहे हैं मैं यहां पर बहुत पॉइंट्स नहीं लिख रहा हूं, मुझे उम्मीद है आपकी एनसीईआरटी आपके साथ खुली हुई होगी और आप एनसीईआरटी की एक एक लाइन मेरे साथ पढ़ते चले जा रहे हैं, बड़ी आसानी से आपको यह सीक्वेंस ऑफ इवेंट समझ में आएगा। सो अब आप बताइए कि हमने क्या कहा कि लेट प्रोफेस में हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये और कंडेंस होना चाहिए। एक तो ये क्रोमैटिन और ज्यादा क्या होना चाहिए, कंडेंस होना चाहिए, इसका मतलब क्रोमोसोम और डिस्टिंक्टली क्या होने चाहिए, विजिबल होने चाहिए। दूसरा, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक डाउन हो जाए। क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि न्यूक्लियोलस क्या हो जाए, डिसअपीयर हो जाए। क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो सेंट्रोसोम है अपोजिट पोल तक पहुंच जाए और स्पिंडल कोशिश कर रहे हो किसी जगह पर क्रोमोसोम को बाइंड करने की, या तो बाइंड कर जाए या बाइंड करने के प्रोसेस में हो, और काफी सारे बाइंड कर जाए और कुछ फाइनल स्टेजेस में हो, ताकि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्रोमोसोम को वो बाइंड कर सके, क्योंकि उसके बाद में हमें इनको एक दूसरे से क्या करना है, सेपरेट करना। आई होप नाउ दिस इज मेकिंग सेंस। सो देखिए, अगर मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं तो देन आई कैन कम टू दिस डायग्राम। Now this is the late prophase। ये लेट प्रोफेस है, जैसा मैंने आपसे कहा कि बहुत सी टेक्स्ट बुक इसको प्रो मेटाफेज भी कहेंगी, गलत नहीं है। लेकिन हमें क्योंकि एनसीईआरटी फॉलो करनी है, हम ये कह रहे हैं लेट प्रोफेस में। देखिए क्या आप देख पा रहे हैं कि आपका क्रोमैटिन जो है वो अब काफी ज्यादा कंडेंस हो चुका है। अब आपका क्रोमोसोम काफी डिस्टिंक्ट आपको दिखाई दे रहा है। क्या आप देख रहे हैं कि यहां पर आपको अब न्यूक्लियोलस दिखाई नहीं दे रहा है। क्या आप यह भी देख पा रहे हैं कि न्यूक्लियर एनवलप ब्रेकडाउन हो गया है। और देखिए, ये जब न्यूक्लियर एनवलप ब्रेकडाउन हो गया है तो इसकी जो फ्रेगमेंट्स हैं ये वेसिकल्स बना देगी। सो दे विल फॉर्म व्हाट आर कॉल्ड एज वेसिकल्स। बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर याद कीजिए, उसमें आपने देखा था कि जब आप सेल को ग्राइंड करते हैं तो मेम्ब्रेन जब टूटती है तो वो भी वाटर इनसॉल्युबल वेसिकल्स की फॉर्म में आ जाती है। कहीं जा नहीं रहा है मटीरियल, ये भी सेल के अंदर ही है। हायर क्लासेस में आप देखेंगे व्हाट आर न्यूक्लियर लेमिन्स, क्या चीज होती है, लेकिन अभी मैं उसको यहां पर डिस्कस नहीं कर रहा हूं, लेकिन केवल आपका ध्यान ये दिला रहा हूं कि ये जो फ्रेगमेंट है अब ये वेसिकल की फॉर्म में यही रहेगा। मुझे बाद में इस न्यूक्लियर एनवलप को रीफॉर्म भी करना है, मैं इस रेमिनेंट से ही उसको रीफॉर्म करूंगा। प्लीज ट्राई टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड। और हमने ये कहा कि वो जो न्यूक्लियोलस है वो गायब हो गया, वो अभी दिख नहीं रहा है मुझे, लेकिन वो रीअपीयर होगा। और बाय लेट प्रोफेस में आपको साइटोप्लाज्म में आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी भी नहीं दिखाई देगी लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर। वो कुछ इस तरह से ओरिएंट कर लेते हैं अपने आप को, ताकि एक तो माइक्रोस्कोप के नीचे आपको दिख नहीं रहा लेकिन फैसिलिटेट कर सके मूवमेंट ऑफ द क्रोमोसोम को। दूसरा, साइटोप्लाज्म में हमने ये कहा कि ये जो ऑलरेडी अपोजिट पोल पे पहुंच गए हैं, इनसे स्पिंडल आकर के देखिए क्रोमोसोम पर एक जगह पर अटैच हो रहे हैं। सो कैन यू सी द स्पिंडल्स आर trying to attach। देखिए, it is trying to attach and it has already attached। ज्यादातर में अटैच हो चुका है, कुछ जगह पर आकर के अटैच होने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए इस जगह की बात करते हैं। ये जो अटैचमेंट हो रही है ये हमारा जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम था, याद कीजिए इस जगह को आपने कहा था सेंट्रोमियर। ये सेंट्रोमियर पे दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे से अटैच थे। इसके बाहर की तरफ एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, और ये जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है इसको आप एक्चुअली
काइनेटोकोर कहते हैं। सो जब हम कहते हैं कि स्पिंडल अटैच टू दी सेंट्रोमियर, सो व्हाट वी मीन एग्जैक्टली इज कि सेंट्रोमियर के जस्ट बाहर एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है। इस प्रोटीन के स्ट्रक्चर को काइनेटोकोर कहा जाता है, और जो स्पिंडल है, खास तौर पे इन स्पिंडल को अब हम कहेंगे काइनेटोकोर स्पिंडल, वो आकर के इस काइनेटोकोर को अटैच करने की कोशिश करते हैं। ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि देयर वाज NEBD वुड बी न्यूक्लियर एनवलप ब्रेकडाउन, और इस तरह के माइटोसिस को आपने क्या कहा? ओपन माइटोसिस कहा। मुझे उम्मीद है अब ये शब्द आपको समझ में आ रहे होंगे। देखिए इधर यहां पर लिखा है काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल। सो दिस इज काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल। अब देखिए बड़े ध्यान से, ये एक काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल है, इसको काले रंग का कर लेते हैं। एक को देखिए, ये एक काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल या स्पिंडल है, ये अटैच हुआ यहां पर। देखिए ये इधर, ये जो इधर है, सो ये जो इधर है ये एक और अटैच हुआ। अब देखिए ये जो अटैचमेंट है कैसे है, ये एक ही क्रोमोसोम है, इसकी ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये दोनों अटैच है सेंट्रोमियर से। इसमें एक काइनेटोकोर वाला प्रोटीन इधर है, एक इधर है, और इसको अटैच किया स्पिंडल से वन फ्रॉम द अपोजिट पोल्स। सो इसका मतलब ये हुआ कि इस पोल से एक स्पिंडल ने इसको इस तरफ से पकड़ा, और इस तरफ के पोल से एक स्पिंडल ने इसी क्रोमोसोम को दूसरी तरफ से पकड़ा। सो फिर देख लीजिए यहां पर कि ये वाले पोल से ये जो स्पिंडल आ रहा है, ये इस क्रोमोसोम को यहां काइनेटोकोर पे अटैच कर रहा है। दूसरे पोल से भी एक स्पिंडल आएगा जो इसी क्रोमोसोम को यहां आकर के अटैच करने वाला है। मुझे उम्मीद है ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझ में आ गई होगी कि ये क्या इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो ईच क्रोमोसोम विल गेट अटैच टू द स्पिंडल फ्रॉम द अपोजिट पोल, एक बार उधर से और एक बार इधर से। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड राइट हियर। मुझे उम्मीद है ये बात आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई होगी। हम इस स्टेज को क्या कह रहे हैं? लेट प्रोफेस कह रहे हैं। हमने एक टर्म इंट्रोड्यूस की है काइनेटोकोर, हमें यह समझ में आ गया कि काइनेटोकोर क्या है। अब अगर आप इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखें तो कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स कुछ इस तरह के हैं जो कि नहीं अटैच हो रहे हैं काइनेटोकोर को। सो देयर आर, केवल उसी तरह के स्पिंडल नहीं है, उसी तरह के माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं है जो केवल काइनेटोकोर को अटैच होते हैं। आप कुछ इस तरह के भी माइक्रोट्यूब्यूल्स देख पा रहे हैं जो कि हम ये देख रहे हैं कि किसको अटैच नहीं हो रहे हैं? काइनेटोकोर को अटैच नहीं हो रहे हैं। सो हमने ये कहा कि हमारा जो माइक्रोट्यूब्यूल है जो क्या बना रहा है, स्पिंडल फाइबर बना रहा है, वो दो तरह के हैं। एक को आप क्या कह रहे हैं? काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स, और एक को आप क्या कह रहे हैं? नॉन काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स, और इनको आप कह सकते हैं पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। आई होप दिस थिंग इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। नाउ इसके बाद में व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? सो इसके बाद यहां तक तो हमें समझ में आ गया ओपन माइटोसिस में क्या होता है। मुझे पक्की उम्मीद है कि आपकी एनसीईआरटी आपके लैब्स में है, आपके सामने रखी हुई है, और आप उसको लाइन से पढ़ते चले जा रहे हैं, इस फिगर को देख रहे हैं, और बड़ी आसानी से आपको आपकी टेक्स्ट बुक समझ में आ रही है। अब देखिए इसके बाद में ये क्रोमैटिन अभी और कंडेंस होगा और अपनी फाइनल कंडेंस स्टेट में जाएगा अगली फेज में, जिसे हम कहते हैं मेटाफेज। सो मेटाफेज में इसकी कंडेंसेशन क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। और क्या होगा कि ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो कि अपोजिट पोल से पूरी तरह से अब अटैच हो जाएंगे, उनमें जैसे मान लीजिए ये वाला क्रोमोसोम है, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ दिस क्रोमोसोम। सो यहां पर अगर आप देखें तो इस तरफ का जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो लेंथी है, इस तरफ का माइक्रोट्यूब्यूल कैसा है? शॉर्टर है। तो होगा क्या कि पॉलीमराइजेशन, डीपॉलीमराइजेशन की मदद से इधर वाला थोड़ा लंबा होगा, इधर वाला थोड़ा छोटा होगा, और इसका रिजल्ट ये होगा कि ये वाला जो क्रोमोसोम है ये खिंच के इस एक बीच में आएगा सेल के, जिसे हम कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेट। सो अब हमें सारे के सारे क्रोमोसोम्स को एक इक्वेटोरियल प्लेट पर लेकर के आना है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाएगा? ऐसा पॉसिबल हो पाएगा, ये जो स्पिंडल अटैच है अपोजिट एंड पर, इनकी लेंथ
के कैलकुलेशन से, इनकी लेंथ की एडजस्टमेंट से, और ये जो लेंथ की जो एडजस्टमेंट है ये पॉलीमराइजेशन और डीपॉलीमराइजेशन की मदद से होगा। मुझे उम्मीद है अब आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। सो अब हमने ये कहा कि हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि हर एक क्रोमोसोम अपोजिट एंड के स्पिंडल से अटैच हो जाएगा, क्रोमैटिन अपनी मैक्सिमम कंडेंस स्टेट में पहुंचेगा और उसके बाद में सारे के सारे एक इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर आएंगे, और ये ऐसा पॉसिबल हो पाएगा विद द चेंज दैट इज ब्रॉट अबाउट इन द लेंथ ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच्ड टू द क्रोमोसोम। सो देखते हैं इस फिगर को। दिस इज व्हाट हैपेंस। सो आई होप नाउ दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो इस टाइम पर आपको काइनेटोकोर स्पिंडल करीब करीब इक्वल लेंथ के दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये सारे के सारे इक्वेटोरियल प्लेट पर आ गए हैं और ये देखिए इक्वल लेंथ है। इनकी लेंथ की एडजस्टमेंट से इन सब को कहां पर लाया गया है, एक इक्वेटोरियल प्लेट पे लाया है। इसको आप मेटाफेस प्लेट कहते हैं। सो यहां पर जो शब्द लिखा है देखिए ध्यान से, इसे आप मेटाफेस प्लेट कहते हैं। ये वो स्टेज है जिसमें क्रोमैटिन सबसे ज्यादा कंडेंस्ड है। सो अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे कि वो कौन सी स्टेज है जिसमें आप क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को पढ़ने में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे, द आंसर इज मेटाफेस। उसका रीजन ये है कि इस टाइम पर ये जो मेरा क्रोमैटिन है ये मैक्सिमली क्या होगा, कंडेंस होगा। ध्यान दीजिए नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल के ऊपर भी देखिए, ये जो पोलर स्पिंडल है ये अटैच नहीं है काइनेटोकोर को, लेकिन कुछ किस पर अटैच है, काइनेटोकोर पर अटैच है। आई होप दिस थिंग इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। यहां पर सेल साइकिल का एक और इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट आएगा। इसको आप मेटाफेस चेक पॉइंट या स्पिंडल चेक पॉइंट कहते हैं। आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे एपीसी, एनाफेज प्रमोशन कॉम्प्लेक्स। इसको मैं अभी छोड़ दे रहा हूं। सेल को एक जगह से दूसरी जगह जाने में कुछ चेकिंग करानी पड़ती है, कुछ चेक पॉइंट आते हैं। यहां पर यह इंश्योर किया जाएगा कि इससे पहले कि सेल और आगे जाए उसको अपोजिट एंड से स्पिंडल ने काइनेटोकोर पे ढंग से अटैच कर लिया है कि नहीं कर लिया है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब तक आप समझ गए होंगे कि जब इसको पुल करेंगे और सिस्टर क्रोमैटिड्स को अपोजिट पोल पे लेके जाएंगे तो दोनों तरफ से स्पिंडल की अलग अलग तरफ से जो काइनेटोकोर है उस पे प्रॉपर क्या होनी चाहिए, अटैचमेंट होनी चाहिए। नहीं तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्रॉब्लम यह आ जाएगी कि डॉटर सेल में जो क्रोमोसोम नंबर्स हैं वो एबनॉर्मल हो जाएंगे। अगर मान लीजिए ये वाला स्पिंडल यहां से आके अटैच नहीं हुआ और केवल यही वाला अटैच हुआ और सेल आगे चला गया और इसने इसको इस तरफ खींच लिया तो ये दोनों क्रोमैटिड यहां चले जाएंगे। सो दैट विड बी अ प्रॉब्लम। इस वाली तरफ एक भी क्रोमोसोम नंबर 2, मान लीजिए इसको हम क्रोमोसोम नंबर 2 कहते हैं, तो उसकी कॉपी यहां पर नहीं आएगी। सो यहां पर हमने कहा कि एक मेटाफेस या स्पिंडल चेक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट आता है, जिसकी वजह से हम ये चाह रहे हैं कि जो कॉन्स्टेंसी है क्रोमोसोम नंबर की वो डॉटर सेल्स में मेंटेन रहे। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। ऑब्वियसली नीडलेस टू से मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये वो स्टेज है जहां पर आप क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को सबसे आसानी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो क्रोमैटिन है वो सबसे ज्यादा क्या है, कंडेंस्ड है। अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, देखिए अब आप एक्सपेक्ट ये करते हैं कि जो काइनेटोकोर स्पिंडल है दोनों, इस क्रोमोसोम को एक काइनेटोकोर स्पिंडल ने यहां से पकड़ा हुआ है, एक काइनेटोकोर स्पिंडल ने यहां से पकड़ा हुआ है। अब मैं ये करता हूं कि इन दोनों को शॉर्टन करना शुरू करता हूं, इसको भी शॉर्टन करना शुरू करता हूं, इसकी लेंथ को भी शॉर्टन करना शुरू करता हूं। सो अगर मैंने किसी चीज को पकड़ा हुआ है बीच में से और मैं इसकी लेंथ को शॉर्टन करता हूं तो मैं इसको सेपरेट करने की कोशिश करूंगा, इसके ऊपर प्रेशर आएगा और इसकी वजह से यहां पर ये जो हेल्ड थे सेंट्रोमियर से, वो सेंट्रोमियर लॉन्गिट्यूडनली क्या करेगा, स्प्लिट करेगा और सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे से सेपरेट होंगे और उसकी वजह से ये जो सेपरेट हो जाएंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स, दे विल बी पुल्ड टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। सो अब मैं ये चाह रहा हूं कि मेरा स्पिंडल जो प्रॉपरली अटैच हो चुका है काइनेटोकोर का वो छोटा हो, उसकी वजह से वो उसकी लेंथ छोटी हो, उसकी वजह से पुल आए और सेंट्रोमियर क्या करे, स्प्लिट हो और ये जो सिस्टर
क्रोमैटिड्स हैं एक दूसरे से क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर से। और जब ये वाला स्पिंडल जब छोटा होगा तो एक सिस्टर क्रोमैटिड को पकड़ के इधर ले जाएगा, दूसरे वाला एक को पकड़ के इधर ले आएगा। फेथफुल रेप्लिकेशन था, आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल है दोनों के दोनों सिस्टर क्रोमैटिड पे, और इस सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग की वजह से उस डीएनए मॉलिक्यूल की एक कॉपी यहां जा रही है और एक कॉपी इस एंड पर आ रही है सेल के। मुझे उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, दूसरा हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल थे, मतलब जिन्हें मैंने पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स भी कहा है, ये लेंथन हो जाए। ये लेंथन हो जाए। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि काइनेटोकोर स्पिंडल तो छोटे हों और नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल क्या हो, लेंथन हो। अगर नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल लेंथन हो तो ये सेल खींचेगा और पेरीफ्री में आपको थोड़ा सा यहां पर खिंचाव दिखाई देगा। ये सेल इस तरह से लंबा होने की कोशिश करेंगे क्योंकि बाद में मुझे इस सेल से 2 सेल बनाने, बीच में साइटोकाइनेसिस भी शुरू करना है और उस साइटोकाइनेसिस की शुरुआत एक्चुअली एनाफेज में हो जाती है। सो विद इन द एनाफेज the process of the cytokinesis actually begins, मतलब उसकी जो प्रिपरेशन है वो एनाफेज में ही शुरू हो जाती है। कैसे कि ये जो नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल है, जब काइनेटोकोर स्पिंडल क्या हो रहे हैं, शॉर्टन हो रहे हैं, तो ये लेंथन हो रहे हैं। इसकी वजह से ये सेल को थोड़ा सा क्या कर देंगे, खींच देंगे और इसकी वजह से ये थोड़ा सा सेल आपको अब ओब्लॉन्ग सा दिखाई देना शुरू होगा। इतनी बात करने के बाद में लेट अस लुक एक्चुअली व्हाट हैपेंस। दिस इज व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग एनाफेज। ये वो फेज है जिसकी मैं बात, एनाफेज की बात कर रहा हूं। अब मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया इसमें क्या हुआ। क्या आप यहां पर थोड़ा सा चेंज देख पा रहे हैं शेप में? चलिए पुराना डायग्राम फिर दिखाता हूं। इस डायग्राम को देखिए और नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल की लेंथनिंग की वजह से देखिए क्या आपको ये शेप में कोई चेंज दिखाई दे रहा है? क्या आपको दिख रहा है कि सेल थोड़ा सा क्या हो गया है, खिंच गया है? क्या आपको समझ में आ गया कि साइटोकाइनेसिस की प्रिपरेशन शुरू हो चुकी है? क्या आप देख पा रहे हैं कि सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया है एनाफेज में? माइटोटिक एनाफेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट्स, the sister chromatids they separate from one another and the microtubules pull the separated sister chromatids to the opposite pole. This is what happens during mitotic anaphase. I hope this thing is now absolutely clear. अब आप देखिए बड़े ध्यान से, यहां पर जब आप देख रहे हैं कि ये माइक्रोट्यूब्यूल पुल कर रहा है, क्योंकि पुल कर रहा है काइनेटोकोर से, आप ये देखेंगे कि सेंट्रोमियर या काइनेटोकोर लीडर है, आगे है, और लैग कर रहे हैं इसके जो आर्म्स हैं। आर्म्स बाद में आएंगे, पहले कौन चीज जा रही है, जहां से पकड़ के खींचा जा रहा है। इसका मतलब सेंट्रोमियर पहले जाएगा और बाद में क्या आएंगे, आर्म्स आएंगे। अब आप जानते हैं, आपने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम की बात की है। उनकी शेप अब आपको बड़ी आसानी से दिख सकती है। इसीलिए सेंट्रोमियर को प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहा जाता है। क्रोमोसोम के अंदर और भी कॉन्स्ट्रिक्शन होते हैं, इन्हें सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस कहा जाता है। आप जेनेटिक्स में इसके बारे में और पढ़ेंगे। लेकिन प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन में क्या अंतर है, यह आपको सेल डिवीजन में पता लगता है। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन वो है जहां पर स्पिंडल सेल डिवीजन के दौरान आकर के अटैच हुए हैं और जहां से सेपरेटेड सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे से अपार्ट क्या हो रहे हैं, पुल हो रहे हैं। और यहां पर अब आप शेप का अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आपको ये इक्वल आर्म दिखाई दे रहे हैं तो यहां पर आप ये कहेंगे कि ये मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है, एक बड़ा और एक छोटा दिखाई दे रहा है तो आप ये कहेंगे सब मेटासेंट्रिक है। कॉमा शेप का दिखाई दे रहा है, एक बहुत छोटी आर्म, एक बहुत बड़ी, तो आप ये कहेंगे एक्रोसेंट्रिक है। रॉड की तरह है, एक ही आर्म दिखाई दे रही है तो आप कहेंगे टीलोसेंट्रिक है। इंसिडेंटली याद रखिएगा, ह्यूमन कैरियोटाइप में टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम नहीं होता है। दिस इज व्हाट हैपेंस इन एनाफेज। हम ये क्या कह रहे हैं, एनाफेज में क्या होता है? एनाफेज में हमने ये कहा कि सर शॉर्टनिंग होती है काइनेटोकोर स्पिंडल की और लेंथनिंग होती है नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल की। मैं आपसे पूछूंगा शॉर्टनिंग ऑफ काइनेटोकोर स्पिंडल से क्या होता है? आप ये कहेंगे कि सर प्रेशर एक्सर्ट होता है सेंट्रोमियर पे, उससे क्या होता है, द सेंट्रोमियर स्प्लिट लॉन्गिट्यूडनली या ट्रांसवर्सली। तो आपने कहा लॉन्गिट्यूडनली, इससे क्या होता है, जो सिस्टर क्रोमैटिड्स अभी एक दूसरे के साथ में अटैच थे वो सेपरेट हो जाते हैं। फिर बिकॉज ऑफ द शॉर्टनिंग ऑफ द काइनेटोकोर स्पिंडल व्हाट हैपेंस इज
दे आर पुल्ड टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। पहले कौन चलता है? सेंट्रोमियर चलता है, बाद में कौन आते हैं? आर्म्स आते हैं, और फिर आखिर में क्या होगा कि ये कहां पहुंच जाएंगे? अपोजिट पोल पे पहुंच जाएंगे। 4 यहां और 4 यहां। याद रखिए ये दोनों आइडेंटिकल हैं, ये दोनों आइडेंटिकल हैं, ये दोनों भी आइडेंटिकल हैं, और ये दोनों भी आइडेंटिकल हैं। यहां पर इस पोल पर जो जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट इकट्ठा हो रहा है वो डॉटर सेल के कॉम्प्लीमेंट के बिल्कुल, मदर सेल के कॉम्प्लीमेंट के बिल्कुल जेनेटिकली आइडेंटिकल है, और यहां पर भी जो इकट्ठा हो रहा है वो भी मदर सेल के जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट के बिल्कुल क्या है? आइडेंटिकल है। प्लीज ट्राई टू रिमेंबर वन मोर थिंग, द सेंट्रोमियर हैज स्प्लिट, द सिस्टर क्रोमैटिड्स हैव सेपरेटेड, एंड नाउ दे आर बिहेविंग एज एन इंडिविजुअल क्रोमोसोम। नाउ कैन यू टेल मी द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इन आवर सेल्स राइट नाउ? क्या आप हमारे सेल में इस टाइम पर यह बता सकते हैं कि क्रोमोसोम नंबर कितने हैं? याद रखिए सेंट्रोमियर स्प्लिट हो चुका है, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो चुके हैं, तो क्या अब आप मानते हैं कि एक्चुअली क्रोमोसोम नंबर भी इस टाइम पर क्या होगा? डबल होगा, क्योंकि ये एक ही सेल है, अभी साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। यहां से एग्जामिनर जब क्वेश्चन पूछता है कि एनाफेज के एंड पर बताइए कि अगर शुरू में 4 क्रोमोसोम थे तो एनाफेज के एंड पर, माइटोसिस के एनाफेज एंड पर सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे? आई होप दिस क्वेश्चन नाउ बिकम्स वेरी वेरी इजी फॉर यू। अब हम ये जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसके बाद में जब ये यहां पहुंच जाएगा एनाफेज खत्म हो जाएगी। सो बड़ी सिंपल बात है, लास्ट में देयर मस्ट बी अ रिवर्सल ऑफ द प्रोफेस। इसके बाद में हमारा काम हो गया, हमने जो रेप्लिकेटेड मटेरियल था उसको 2 अलग अलग पोल्स पे पहुंचा दिया। अब मुझे वापस जो है रिवर्स करना पड़ेगा प्रोफेस का। सो इसका मतलब यह हुआ कि जो रिवर्स होगा प्रोफेस का, पहला न्यूक्लियर एनवलप दोबारा बनना चाहिए, और वो जो न्यूक्लियर एनवलप ब्रेक डाउन हुआ था उसके वेसिकल्स जो बचे हुए थे, जो रेमनेंट्स, उसकी मदद से दोनों पोल्स पर आप रीजनरेट होता हुआ देखेंगे। किसको? रीअपीयर होता हुआ देखेंगे। किसको? न्यूक्लियर एनवलप को। सो एक न्यूक्लियस यहां पर आएगा जिसमें ये चारों क्रोमोसोम होंगे, एक न्यूक्लियस यहां पर आएगा जिसमें ये चारों क्रोमोसोम्स होंगे। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही है। डीकंडेंसेशन होगा। सो प्रोफेस में याद कीजिए कंडेंसेशन हुआ था क्रोमैटिन का, यहां पर क्या शुरू हो जाएगा? डीकंडेंसेशन शुरू हो जाएगा टीलोफेज के अंदर ही, क्योंकि अब आप जानते हैं कि इस सेल को बहुत जल्दी G1 फेज में जाना पड़ेगा, और वहां पर वो सारे फंक्शन करने पड़ेंगे जो कि इसको करने हैं। इसको मेटाबॉलिज्म शो करना पड़ेगा, बहुत सारे एंजाइम्स बनाने पड़ेंगे, इसीलिए जीन्स को ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिवेट भी होना पड़ेगा, और इसके लिए जरूरी है कि ये जो हेटेरोक्रोमेटाइज्ड, जो बहुत कंडेंस्ड जो क्रोमैटिन पड़ा हुआ था, ये अब खुलना शुरू हो और धीरे धीरे ये यू क्रोमैटिन की तरफ बढ़ना शुरू हो, ताकि ये अपना काम इंटरफेज में कर सके, खास तौर पे G1 या G0 फेज में। आई होप दिस थिंग इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। दूसरी चीज हम ये जानते हैं कि अब इन स्पिंडल्स की जरूरत नहीं है। सो ये जो स्पिंडल अपीयर हुए थे ये क्या होने चाहिए? डिसअपीयर होने चाहिए। और हम ये देखेंगे कि ये और खिंच रहा है, इसकी वजह से पेरिफ्री में कॉन्स्ट्रिक्शन अपीयर होगी, और बाद में देखेंगे कि साइटोकाइनेसिस कैसे होता है। वो पेरिफ्री से सेंटर की तरफ होता है एनिमल सेल में, और एक क्लीवेज फरो अपीयर होना शुरू हो जाएगा। सो टीलोफेस इज एसेंशियली अ रिवर्स ऑफ प्रोफेस। सो देखते हैं कि टीलोफेस में क्या क्या चीज हमें देखने को मिल रही है। मुझे उम्मीद है अब आपको बड़े आसानी से ये बात समझ में आ रही होगी। देखिए, न्यूक्लियर एनवलप रीअपीयर होना शुरू हो गया। आप देख रहे हैं न्यूक्लियोलस फॉर्म होना शुरू हो गया। आप देख रहे हैं कि स्पिंडल गायब हो गए। आप देख रहे हैं कि ये जो डीकंडेंसेशन शुरू हो गया, फिर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखना शुरू हो गए हैं, और धीरे से एक न्यूक्लियस यहां पर बनेगा, एक न्यूक्लियस यहां पर बनेगा। ये न्यूक्लियस याद कीजिए, इसका कॉम्प्लीमेंट 2N2C होगा, और ये वाला भी जो न्यूक्लियस है इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 2N2C। यहां पर 4 क्रोमोसोम होंगे, यहां पर भी 4 क्रोमोसोम होंगे, यहां पर 4 डीएनए मॉलिक्यूल्स होंगे, यहां पर भी 4 डीएनए मॉलिक्यूल्स होंगे। साइमल्टेनियसली आप देख रहे हैं कि साइटोकाइनेसिस एकदम इसके बाद की स्टेज है, ऐसा नहीं है। वो हमने सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए कहा था, साइटोकाइनेसिस की तैयारी एनाफेज से शुरू हो गई थी, और ये एनिमल सेल है, इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो
क्लीवेज फरो है ये धीरे धीरे पेरिफ्री से सेंटर की तरफ क्या होता जा रहा है, डीपन होता चला जा रहा है. दिस इज व्हाट यू एक्सपेक्ट इन टीलोफेज. दैट इज व्हाई वी से दैट इट इज एक्चुअली एसेंशियली अ रिवर्स ऑफ द प्रोफेज. और उसके बाद में एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया, एक इधर एक इधर. शुरू में कौन सा था हमारे जीवन फेज के पास में, जीवन फेज में कौन सा न्यूक्लियस था, 2n2c. एट द एंड ऑफ द एस फेज क्या हुआ, 2n4c. फिर माइटोसिस में एनाफेज में क्या हुआ, सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो गए. टीलोफेज में क्या हुआ कि दो न्यूक्लियस बन गए एक ही सेल के अंदर. याद रखिए अभी ये एक ही सेल है, याद रखिए अभी ये एक ही सेल है. 2n2c एक तरफ ऑर्गेनाइज हो गया, 2n2c एक तरफ ऑर्गेनाइज हो गया. जब ये साइटोप्लाज्म कंप्लीट हो जाएगा तो माइटोटिक सेल डिवीजन के दो डॉटर सेल बनेंगे. दोनों जेनेटिकली कॉम्प्लीमेंट में एक दूसरे से आइडेंटिकल होंगे. दोनों आइडेंटिकल होंगे किसके, पेरेंट सेल के भी. आई होप दिस थिंग इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर. सो बहुत जल्दी से मैं एक काम ये करता हूं कि मैं आपको ये सारी स्टेजेस एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूं. ध्यान से देखिए, ये G2 फेज है. इसमें डीएनए ऑलरेडी रेप्लिकेट हो चुका है, लेकिन मुझे डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं. न्यूक्लियोलस दिखाई दे रहा है. सेंट्रोसोम अपने आप को क्या कर चुका है, रेप्लिकेट कर चुका है और एस्टर दिखाई देने शुरू हो गए हैं. इसके बाद में ये अर्ली प्रोफेज है. अर्ली प्रोफेज में न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन कंडेंस हो रहा है. देखिए बड़े ध्यान से, और मुझे सेंट्रोमियर अब थ्रेड लाइक दिखाई देने लग गए हैं. आप सिस्टर क्रोमैटिड अटैच देख रहे हैं सेंट्रोमियर पे. न्यूक्लियर एनवलप अभी इंटैक्ट है, लेकिन साइटोप्लाज्म में अगर आप ये देखें कि आपको अब अर्ली माइटोटिक स्पिंडल दिख रहा है, जिसकी वजह से जो रेप्लिकेटेड सेंट्रोसोम है वो अपोजिट पोल्स की तरफ जा रहे हैं. इसके बाद में लेट प्रोफेज में आपने ये देखा कि जो ये सेंट्रोसोम्स हैं ये अपोजिट पोल की तरफ पहुंच चुके हैं और न्यूक्लियर एनवलप ब्रेक डाउन हो चुका है. इसे हम ओपन माइटोसिस कहते हैं. क्रोमैटिन और कंडेंस हो चुका है, न्यूक्लियोलस गायब हो चुका है. अगर आप लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर सेल को देखेंगे तो आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी भी इस टाइम दिखाई नहीं देगा. और ये जो फ्रेगमेंट है न्यूक्लियर एनवलप के, ये वेसिकल्स की फॉर्म में यहां पर परसिस्ट करेंगे. बाद में इनकी जरूरत पड़ेगी. और आप ये देख रहे हैं कि हर एक क्रोमोसोम काइनेटोकोर पे, काइनेटोकोर स्पिंडल से अटैच हो रहा है. ये अटैचमेंट बहुत पर्टिकुलर है. दोनों पोल से एक एक स्पिंडल आकर के अपोजिट पोल से एक ही क्रोमोसोम के को अटैच करता है काइनेटोकोर पे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और हम ये देख पा रहे हैं कि कुछ नॉन काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स भी हैं. उसके बाद हमने ये देखा कि एक मेटाफेज पर इक्वेटोरियल प्लेट बन रही है. क्रोमैटिन अपने मैक्सिमम कंडेंस्ड फॉर्म में है. सेंट्रोमियर पे अपोजिट एंड से जो काइनेटोकोर स्पिंडल हैं वो बहुत आसानी से आप देख पा रहे हैं अटैच हैं. एक्चुअली अटैचमेंट काइनेटोकोर को होगी, सेंट्रोमियर हम कहते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट वर्ड है वो काइनेटोकोर होना चाहिए. आपको नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल भी दिखाई दे रहा है. यहां पर हमने एक चेक पॉइंट की बात करी थी कि यहां पर देखा जाएगा कि ये प्रॉपर अटैचमेंट है कि नहीं. ये बहुत जरूरी है ताकि रिजल्टेंट डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम नंबर की कॉन्स्टेंसी मेंटेन रहे. उसके बाद में एक बहुत हैपनिंग फेज पर आ रहे हैं, एनाफेज के ऊपर. यहां पर बड़े ड्रामेटिक चेंजेस आते हैं. सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है बिकॉज ऑफ द शॉर्टनिंग ऑफ द काइनेटोकोर स्पिंडल. प्रेशर एक्सर्ट होता है और लॉन्गिट्यूडनली स्प्लिट होकर के सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं एंड दे आर पुल्ड टुवर्ड्स द अपोजिट पोल. और लेंथनिंग होती है नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल की, जिसकी वजह से सेल की शेप भी थोड़ी सी चेंज होती है. एंड दिस इज वेयर द प्रिपरेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ साइटोकाइनेसिस एक्चुअली बिगिन. और उसके बाद में देयर इज अ रिवर्स ऑफ प्रोफेज. दिस इज कॉल्ड एज टीलोफेज. व्हाट यू आर सीइंग इज कि जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो अपोजिट पोल पे पहले ही पहुंच चुके हैं बाय द एंड ऑफ द एनाफेज. अब वो डीकंडेंस होना शुरू हो गए हैं. न्यूक्लियोलस रीअपियर होना शुरू हो गया है, हो जाएगा टीलोफेज में. और हमने ये कहा कि न्यूक्लियर एनवलप आप देख रहे हैं दोबारा फॉर्म हो रहा है. और टीलोफेज में अब एक न्यूक्लियस की जगह आपको इस सेल में दो न्यूक्लियस दिखाई देंगे. दोनों न्यूक्लियस में 2n2c. और आप देख रहे हैं कि स्पिंडल अब जो है वो गायब हो गया है. साथ में आप देख रहे हैं कि एनिमल सेल है, इसमें क्लीवेज फरो काफी डीपन हो गया है और अब तैयारी है साइटोकाइनेसिस की. तो जब मैं वापस आऊंगा
तो मैं आपको साइटोकाइनेसिस के बारे में एक बहुत छोटा सा वीडियो करूंगा। मुझे उम्मीद है यहां जो हमने बेसिक कंसेप्ट्स आपके साथ डिस्कस किए हैं बड़ी आसानी से आपको समझ में आए होंगे। प्लीज एक एक लाइन अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की जरूर पढ़ लीजिए।